नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। अज्ञात चोरों ने शहर के जमालपुरा क्षेत्र में एक सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर मकान से लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषणों के साथ नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की वारदात के समय पूरा परिवार शहर के बाहर था। जानकारी के अनुसार जमालपुरा गंगा माई मंदिर के समीप रहने वाले लालचंद बारोलिया पुत्र कानाराम पारिवारिक काम से परिवार के सदस्यों के साथ में मेड़ता के पास टेला गांव गए हुए थे। इस दौरान अज्ञात चोरों ने सोने मकान के ताले तोड़कर घर में प्रवेश किया और 50 तोला सोने से निर्मित आभूषण, करीब 2 किलो चांदी के गहने और 70,000 रुपए की नकदी उड़ा ले गए। चोरी की वारदात की जानकारी मकान मालिक के ब्यावर पहुंचने पर हुई। घर पहुंचे लालचंद ने इस संदर्भ में सिटी थाना पुलिस को लिखित में शिकायत दी। पीड़ित की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। साथ ही पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 6 बजे मेरी भाभी की डिलीवरी हुई तो वहाँ गए हुए थे मम्मी पापा और मैं। और तो हमारे यहाँ 45 से 50 तोला सोना पड़ा था और 7 से 8 किलो चांदी पड़ी थी, वो पूरी चोरी हो गई है। और कैश पड़े थे 70,000 रुपये, वो भी चोरी हो गए हैं। मैं अचानक आई थी तब पूरा ये गेट मुड़ा हुआ था, तो मुझे पता चल गया यहाँ चोरी हो गई है। तो मैं खिड़की में आके देखी तो पूरा लाइट चल रहे थे और है ना पूरा घर में उथल पुथल हो रखे थे सामान। तो मैंने ना पुलिस को फोन किया सबसे पहले। हाँ, पुलिस आई, देख के चली गई। शहर में शादी समारोह से पूर्व ही लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। शहर में प्रतिदिन कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उधर शादी विवाहों की समाप्ति से पूर्व ही मिल रहे कोरोना रोगियों और उसके बाद के परिणामों को लेकर प्रशासन भी चिंतित है। प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर वर्तमान में ही संक्रमण की स्थिति यह है तो फिर आगामी दिनों के हालात क्या हो सकते हैं। शहर में शनिवार को कुल 23 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, जिसमें 17 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल रही। चिकित्सा विभाग की टीम ने शुक्रवार को 104 लोगों के कोरोना सैंपल्स लेकर जांच के लिए अजमेर भिजवाए थे। चिकित्सा विभाग की टीम संक्रमितों के उपचार और यथासंभव रोगियों को होम आइसोलेट कर उन्हें उपचार देने में लगी है। उधर राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के कोविड सेंटर में लगातार शहरवासियों को कोरोना सैंपल्स भी यहां पर लेने की व्यवस्था की गई है। मालूम हो कि कोरोना की ताजा लहर ज्यादा ही कहर बरपा रही है। एक तरह जहां प्रशासन की चिंता कोरोना संक्रमण की दर बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के सामने चिंता यह भी आ रही है कि शादियों का सीजन है। शहर में 100 से ज्यादा शादियों का आयोजन होना है। शादियों में अगर लापरवाही हुई तो संक्रमण और बढ़ सकता है। हालांकि प्रशासन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण का शादियों के आयोजन में कोविड-19 की पालना की जांच भी यहां पर करवाई जा रही है। 1 महीने के दौरान शहर में संक्रमितों की संख्या में जिस तेजी से इजाफा हुआ है वह पिछले कई महीनों में नहीं हुआ। इस लहर का सबसे ज्यादा असर हेल्थ वर्करों पर दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में 1 दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। सेंदड़ा थानांतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार रात को एक खड़ी बाइक को एक अन्य बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य भी घायल हुए। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया, जबकि मृतक के शव को एकेएच मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर शनिवार सुबह पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार सेंदड़ा निवासी भंवर सिंह पुत्र रूप सिंह रावत शुक्रवार शाम को राजमार्ग पर बाइक के साथ खड़ा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान फतेखेड़ा गुर्जरों की ढाणी पर बर निवासी सरवण पुत्र भीकाराम और धर्म सिंह पुत्र पन्ने सिंह बाइक पर सवार होकर उधर से गुजर रहे थे कि उनकी बाइक की टक्कर राजमार्ग पर खड़ी बाइक से हो गई। टक्कर में बाइक सवार धर्म सिंह की मौत हो गई, जबकि सरवण और भंवर सिंह घायल हुए। 28/11/2020 को सुबह 8:30-9 बजे के लगभग इतला मिली कि लसाड़िया चौराहे पर एक महिला का एक्सीडेंट होकर के और रात को मृत्यु हुई थी, जिसको अजमेर रेफर करने पर रास्ते में दम तोड़ दिया, जिसको वापस अमृतकौर चीरगढ़ में लेकर गए, जिसकी बॉडी का पंचायतनामा कराया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। वापसी पर थाना मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीमती सुवानी पत्नी श्री समदा जी, जाति मेहरात, उम्र 74 साल, निवासी जुंजारा गुबाड़िया, हाल निवासी लसाड़िया। उधर लॉकडाउन के दौरान ब्यावर रेलवे स्टेशन पर खड़ी सवारी गाड़ी के नीचे से कॉपर वायर चोरी होने का मामला सामने आ गया। सवारी गाड़ी के ब्यावर से मदार पहुंचने के बाद वायर चोरी की जानकारी मिली। जानकारी के बाद अजमेर आरपीएफ ने मामला दर्ज कर ब्यावर भिजवाया। इसके बाद आरपीएफ थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चुंग के निर्देश पर एक टीम का गठन कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
आरपीएफ थाना पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर माल बरामदगी के प्रयास कर रही है। आरपीएफ थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि प्रकरण में सांसी बस्ती निवासी अर्जुन सांसी और सज्जन कॉलोनी निवासी अल्ताफ को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों ही आरोपी नशेड़ी हैं और नशे की सामग्री खरीदने के लिए चोरियां करते हैं। जांच टीम में एएसआई सावरलाल मीणा, हेड कांस्टेबल महेंद्र बायला और कांस्टेबल एलआर मीणा आदि शामिल रहे। लॉकडाउन के दौरान रेलवे स्टेशन पे अपने बिहार पे दो सवारी गाड़ी के रेक खड़े थे। जो बिहार में जो स्मैक पीने वाले हैं उन्होंने उसके नीचे से कॉपर वायर होता है वो काट करके चोरी कर ली और एक टीम तैयार की। और टीम ने फिर कल शाम को इनको पकड़ करके लाए और कार्रवाई की। अभी इसमें दो तो मुलजिम पकड़े, एक रिश्वत बाकी है, पकड़ना जरूरी है। कबाड़ी को बेचना बताया, अभी कबाड़ी को वांछित घोषित किया है, वांटेड घोषित किया, उसको पकड़ना बाकी है। एक का नाम है अर्जुन सांसी है, यही सांसी बस्ती का रहने वाला है। दूसरा सज्जन नगर अपने बिहार का इधर का मोमडन है, अल्ताफ नाम है उसका। ये नशा करते हैं और नशे की वजह से ये लोग चोरी करते रहते हैं। शहर के चांगचितार रोड स्थित गहलोत कॉलोनी में शुक्रवार रात को एक किराना संचालक द्वारा 3 युवकों को किराने का सामान देने से मना करना भारी पड़ गया। सामान नहीं देने से नाराज स्कूटी सवार 3 युवकों ने परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें चोटिल कर दिया। उधर भागम भाग में तीनों युवक अपनी स्कूटी मौके पर ही छोड़कर भाग छूटे। चोटिल परिवार ने सदस्यों ने शनिवार सुबह सिटी थाने पहुंचकर 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के साथ साथ पीड़ितों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे। जानकारी के अनुसार गहलोत कॉलोनी निवासी रामकिशोर पुत्र हरलाल भाटी घर के बाहर ही किराने की दुकान चलाते हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात को 3 युवक स्कूटी पर सवार होकर आए और रामकिशोर से किराने का सामान देने को कहा। रात का समय होने के कारण रामकिशोर ने सामान देने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर तीनों युवकों ने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची रामकिशोर की पत्नी संतोष देवी और पुत्र सुरेश के साथ भी युवकों ने मारपीट करते हुए उन्हें चोटिल किया। उधर क्षेत्र में जाग होने के कारण आरोपी युवक अपनी स्कूटी मौके पर छोड़कर भाग छूटे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कल रात गहलोत कॉलोनी स्थित किशोर जी भाटी के यहाँ कुछ 3 व्यक्ति जो जिन्होंने किराने की दुकान लगा रखी है वो रात्रि 9 बजे बंद कर देते हैं। उसके बाद भी रात को 12:30 बजे इनकी दुकान और मकान का दरवाज़ा खटखटाया और पता नहीं किस इरादे से आए थे, जिस हिसाब से उन्होंने इनके साथ मारपीट करी। ऐसा लगता है कुछ सामान लेने नहीं आए बल्कि लूटपाट के इरादे से आए थे। अतः हम सभी गहलोत कॉलोनी वासी पुलिस प्रशासन और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि ऐसे जो दरिंदे हैं उनको जल्दी से गिरफ्तार करें, अन्यथा जो भी इसके बाद समाज हित में और परिवार हित में जानलेवा हमला हुआ है उसके संदर्भ में आगे समाज एक मीटिंग कोविड-19 के तहत बुलाकर आगे जो भी निर्णय लेगी वो प्रशासन को सूचित कर दिया जाएगा। हमारी यही मांग है, जो भी ये दरिंदे हैं जिन्होंने जानलेवा हमला किया है उनको पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। राज्य के पशुपालन विभाग की ओर से प्रदेश भर में पशुओं के मुंह और खुरपका रोग से बचाव के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान राज्य सरकार के निर्देश पर आगामी आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभियान के दौरान जो वैक्सीन टीकाकरण के लिए काम में ली जा रही थी उसका एक बैच अमानक पाया गया है। बैच के अमानक पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने उक्त अभियान को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। शीघ्र ही सरकार की ओर से नई तिथि घोषित की जाएगी और उसके बाद ही पशुओं के टीके लगाए जाएंगे। राजकीय पशु औषधालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में पशुओं के लिए चलाया जा रहा पशु टीकाकरण अभियान 24 नवंबर से स्थगित हुआ है। डॉक्टर हुसैन ने बताया कि पशु टीकाकरण के लिए मायोमेड फार्मा की ओर जो वैक्सीन सप्लाई की जा रही थी उस वैक्सीन का एक बैच अमानक पाया गया, जिसके चलते राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने अभियान को स्थगित करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि नई कंपनी की ओर से वैक्सीन मिलने के बाद अभियान को पुनः शुरू किया जाकर पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। की ओर से अभी जो पूरे राज्य में
FMDCP टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा था वो दिनांक 24 से स्थगित कर दिया गया, क्योंकि जो बायोमेड फार्मा से जो हमारे यहाँ वैक्सीन आपूर्ति की गई थी FMD की, उसका एक बैच जो है अमानक पाया गया। तो इसी कारण से विभाग ने तुरंत इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और आगे आगामी आदेशों तक ये स्थगित रहेगा। और जब नई फर्म द्वारा जब नई वायल्स हमें वापस आपूर्ति की जाएगी तब ये कार्यक्रम वापस शुरू किया जाएगा। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में स्नातकोत्तर कला वाणिज्य और विज्ञान यानी MA, M.Com और MSc पूर्वोत्तर वर्ग में प्रवेश प्रक्रिया की 3 दिसंबर से शुरुआत होगी। तीनों ही वर्ग में 2 विषयों के FAS विषयों सहित कुल 700 सीटों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तृतीय वर्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्राचार्य डॉक्टर अरुणा गुप्ता ने बताया कि MA, M.Com और MSc वर्ग में प्रवेश के लिए 17 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों की जांच कर 19 दिसंबर को प्रथम वरीयता का सूची का प्रकाशन होगा। 28 दिसंबर तक महाविद्यालय में मूल दस्तावेजों की जांच करवाकर 29 दिसंबर तक प्रवेश शुल्क जमा करवा सकेंगे। स्नातकोत्तर के तहत MSc रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र में 30 सीटें हैं, जबकि MA हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, संस्कृत और राजनीति विज्ञान में 60 सीटें हैं। इसी प्रकार कला वर्ग में स्ववित्त पोषित योजना के तहत संगीत, कंठ और अंग्रेजी विषय में 20 सीटें हैं। M.Com, MBST, EFMM व्यावसायिक प्रबंधन में 60 सीटें बताई गई है। रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले दिव्यांग और कुष्ठ रोगी यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रोडवेज की बस में यात्रा करने वाले दिव्यांग और कुष्ठ रोगी यात्रियों के साथ उनके सहयात्री का भी टिकट नहीं लगेगा। यह सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के इस आदेश के बाद उपखंड के पंजीकृत दिव्यांगों को आर्थिक राहत मिल पाएगी। कोरोना के चलते जिले में बसे दिव्यांग निःशुल्क अपने एक सहयोगी के साथ रोडवेज बस में बैठकर अपने घर तक जा सकेंगे। इतना ही नहीं, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षकों को भी साधारण और द्रुतगामी बसों में निःशुल्क यात्रा करवाने की घोषणा की है। अब सरकार ने राज्य स्तर पर सम्मानित मंत्रालय कार्मिकों को भी उसी अनुरूप निःशुल्क यात्रा कराने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में इसको लेकर चल रही मंत्रणा के चलते कोई आदेश जारी नहीं किया गया। सम्मानित मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा यात्रा में 100% की छूट प्राप्त करने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा RFID की कार्ड भी बनाए जाएंगे। शहर के करबला मार्ग पर निर्माणाधीन विकास पथ के निर्माण में विद्युत पोल रोड़ा बन गए हैं, जिसके चलते मौके पर विकास पथ का निर्माण रुक गया है। खस्ताहाल सड़क की परेशानी दूर नहीं होने के कारण मार्ग से गुजरने वाले लोगों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित अधिकारी ने बताया कि निगम की ओर से विद्युत पोल शिफ्टिंग होते ही विकास पथ का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करबला मार्ग पर 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण विकास पथ के रूप में करवाया जा रहा है, जिसके तहत मौके पर सड़क विस्तारीकरण नए नाले के करवाया जा रहा है और सड़क पर अधिकांश जगह दोनों ओर नाले का निर्माण हो गया है। इसी कार्य के तहत सड़क विस्तारीकरण की जद में आ रहे 4 विद्युत पोल को भी शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए विद्युत निगम की ओर से PWD को तकनीनामा दिया गया है, लेकिन तकमीने की राशि विभाग द्वारा जमा नहीं करवाने जाने के कारण अब तक मौके पर विद्युत पोल को शिफ्ट नहीं किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कई बार निगम को पोल हटवाने और लाइन का उचित समाधान निकालने को लेकर लिखा गया, लेकिन फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। शहर के विजयनगर रोड स्थित सेंद्रिया के समीप स्थित खेल स्टेडियम निर्माण पूर्ण होने के बाद भी खिलाड़ियों के किसी भी उपयोग में नहीं आ पा रहा। लगभग 3 से 4 साल पूर्व खेल स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाकर उसमें मल्टीपर्पज हॉल और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण करवाया गया, जिससे शहर की खेल प्रतिभाएं अपने खेल को स्टेडियम में मिलने वाली सुविधाओं से तराश सके। परंतु खेल स्टेडियम का निर्माण जिस उद्देश्य से करवाया गया था, वह उद्देश्य सालों बाद भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण हुए लंबा समय बीत गया, परंतु अब तक इसे शहर के खेल प्रतिभाओं के उपयोग के लिए प्रशासन को नहीं सौंपा गया, जिसके चलते शहर का एकमात्र खेल स्टेडियम आज भी धूल फांक रहा है। RSRDC की ओर से लगभग 70 लाख रुपए का बजट से स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाया गया था। लंबे समय से अनदेखी का शिकार हो रहा खेल स्टेडियम चोरों द्वारा भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अनदेखी और रखरखाव में बरती गई लापरवाही के चलते अज्ञात लोगों ने खेल स्टेडियम के दोनों मुख्य दरवाजों के ताले तक तोड़ दिए गए। इसी के चलते चोरों ने स्टेडियम में स्थित मल्टीपर्पज हॉल के कमरे में स्थित खिड़कियों के कांच तक तोड़ने के साथ ही हॉल के बाथरूम में लगे नल सहित अन्य सामान तक गायब कर लिए। शहर के युवाओं को काफी इंतजाम के बाद भी खेल स्टेडियम में कई सुविधाओं युक्त मल्टीपर्पज हॉल नसीब हुआ था, जो निर्माण से लेकर अब तक किसी भी प्रकार के उपयोग में नहीं आया। करीब 3.5 लाख की जनसंख्या वाले ब्यावर शहर की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार की ओर से खेल स्टेडियम के कायाकल्प को लेकर बास्केटबॉल कोर्ट और मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण करवाया गया। अगर जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से
उक्त स्टेडियम की सुध नहीं ली गई तो आने वाले कुछ माह में स्टेडियम का स्वरूप पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, जो शहर की खेल प्रतिभाओं के साथ अन्याय साबित होगा। खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उक्त स्टेडियम में हुए निर्माण के दौरान कुछ कमियां होने के चलते अब तक उसका अधिकार नहीं लिया गया। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक खेल स्टेडियम में हुए बास्केटबॉल कोर्ट एक समान नहीं है। कोर्ट पर बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या है। इसके साथ ही स्टेडियम का मैदान कई जगह से उबड़ खाबड़ है। इसी कारण आरएसआरडीसी की ओर से मैदान को समतल कराए जाने के बाद उसका खेल विभाग की ओर से उसका अधिकार लिया जाएगा। सिख समाज ब्यावर और श्री गुरु नानक सत्संग सभा ब्यावर द्वारा श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर सभा और कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि विश्वव्यापी कोरोना और संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए इस साल जयंती बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। इस जानलेवा महाबीमारी से बचाव के लिए जयंती के अवसर पर स्थानीय गुरुद्वारे में श्री अखंड पाठ साहिब आयोजित होगा, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के समक्ष विशेष अरदास की जाएगी, जिसमें विश्वव्यापी महामारी से जन समूह सुरक्षित रहे। जयंती के मौके पर 30 नवंबर को सरदार हरजीत सिंह अबुबेजा परिवार द्वारा श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के पश्चात सिख मर्यादानुरूप शबद कीर्तन के साथ सुबह 11 बजे निशान साहिब की चोली की सेवा की जाएगी। गुरुद्वारा प्रधान सरदार जसबीर सिंह हुडा ने बताया कि जयंती के मौके पर श्री गुरुनाम लेवा साध संगत सिख समाज रात्रि में अपने अपने घरों पर दीप प्रज्वलित कर कोरोना बीमारी से बचाव के लिए अपने अपने घरों पर अरदास की जाएगी। सचिव सरदार मोहन सिंह हुडा ने बताया कि इस साल जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा प्रांगण में प्रसाद और लंगर वितरित नहीं किए जाएंगे। प्रचार प्रसार प्रभारी रवि लांबा ने बताया कि गुरु नाम लेवा साध संगत कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करते हुए स्थानीय गुरुद्वारे में गुरु घर के दर्शन कर गुरु घर की असीम खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में 1 दिसंबर को पंचायत राज चुनावों के तहत तृतीय चरण का मतदान होगा। तृतीय चरण में जवाजा पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान किया जाएगा। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते मतदान के दौरान सरकारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जाएगी। साथ ही मानव जीवन की सुरक्षा को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से समस्त मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवाता स्थित मतदान केंद्र में भी हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हुए सैनिटाइज किया गया। इस दौरान विद्यालय के वरिष्ठ सहायक मुकेश शर्मा ने पूरी सावधानी बरतते हुए मतदान केंद्र को सैनिटाइज करवाया। शहर के श्री सीमेंट मसूदा रोड स्थित लसाडिया चौराहे पर शनिवार को एक अज्ञात वाहन ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर रांची के अमृतकौर चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करवाकर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक लसाडिया निवासी सुहानी पत्नी समदा काठात शनिवार को लसाडिया चौराहे पर खड़ी थी कि इसी दौरान एक अज्ञात ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। इसी प्रकार शहर के रिक्को औद्योगिक क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार रात को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। बाद में इसकी पहचान राज्यवास निवासी ज्ञान सिंह पुत्र गोम सिंह महराज के रूप में हुई। शनिवार सुबह सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। बताया जा रहा है कि मृतक आसपास की स्थिति मिनरल फैक्ट्री में ही काम करता था और रात के समय शौचालय के लिए रेलवे ट्रैक पर गया था। जानकारी यह भी मिली कि रेलवे पटरी पार करते समय वह ट्रैक पर गिर गया, जिसके कारण सिर में लगी चोट के बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिली कि रिक्को ब्यावर के अंदर रेलवे पटरी के पास में एक व्यक्ति पड़ा है, जिस पर मौके पर जाकर देखा तो ज्ञान सिंह गोम सिंह निवासी राज्यवास जो रिक्को एरिया में काम करता था वो पटरी के पास गिरा हुआ था, जिसके सिर में गिरने से चोट आने की वजह से मौके पर मृतावस्था में पड़ा मिला, जिसे चीरकर अमृत को लाकर सुरक्षित रखा गया। बाद पोस्टमार्टम के परिजनों को बॉडी सुपुर्द कर दी गई। मृत्यु के कारणों की जांच जारी है। शहर के संदड़ा रोड स्थित साईनाथ कॉलोनी क्षेत्र में घुस आए एक नील गाय के मासूम बच्चे को श्वानों के झुंड ने नौच लिया। क्षेत्रवासियों को भनक लगने पर बच्चों को श्वानों से बचाया गया और वन विभाग को सूचना देकर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को अपने कब्जे में लिया और उसे देलवाड़ा रोड नर्सरी में ले जाकर उसका उपचार भी करवाया। बताया जा रहा है कि शनिवार को दोपहर में नील गाय का एक बच्चा भटक कर साईनाथ कॉलोनी इलाके में आ गया, जहां श्वानों ने उसे घेर लिया और बुरी तरह से नौच डाला।
क्षेत्रवासियों को पता लगने के बाद उन्होंने श्वानों को भगाकर बच्चे को बचाया और वन विभाग को सूचना दी, जहां टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी बच्चे को अपने कब्जे में लिया और नर्सरी ले जाकर उसका उपचार करवाया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।